देखिए, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पार्श्विक विस्थापन की, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। जैसे मान लीजिए आपने कोई कांच की एक स्लैब ली और कांच की ये जो स्लैब है उस पर आप एक प्रकाश की किरण दिखा रहे हो कि भाई कोई प्रकाश की किरण उस कांच की स्लैब पर आपने छोड़ी। ये कोई कांच का एक गुटका टाइप का है और कोई प्रकाश की किरण इस पॉइंट पर, इस पर आपने, जिस पॉइंट पर आपने तो रही हो वहां पर आपको क्या दिखाना होगा? एक अविलंब दिखाना होगा। देखिए, जब भी परावर्तन की बात आ जाए या अपवर्तन की बात आ जाए, बिना अविलंब के आप उसको नहीं समझ सकते। इसका मतलब अविलंब हमें शो करना पड़ेगा। तो ये डॉट डॉट करके जो लाइन है ये हमने अविलंब ली है और इसके साथ जो कोण बन रहा है उसको आपने आपतन कोण आई मान लिया। मान लीजिए यहां पर अपवर्तन नहीं होता तो जो प्रकाश किरण है वो जिस पथ पर जा रही थी वो उसी पथ पर सीधी चली जाती। यानी इसको हम एक तरह से डायरेक्शन कह सकते हैं। कौन सी डायरेक्शन? आपतित किरण की दिशा। आपतित किरण जिस डायरेक्शन में आ रही है वो दिशा है ये। लेकिन क्या होगा भाई, ये ऊपर हवा लेके चल रही हो आप। हवा का मतलब है विरण माध्यम, और विरण के लिए मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप म्यू ए मान रहे हो और ये कांच लेके चल रहे हो और कांच के लिए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू जी मान करके चल रहे हो। अब जब प्रकाश किरण विरण माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाएगा। इसका मतलब अब आप इसको थोड़ा सा बेंड कर दो, ये बेंड हो गया। लेकिन इस वाले सरफेस पे आकर के दोबारा से क्या होना है? अपवर्तन होना है, क्योंकि अब प्रकाश किरण कांच से फिर हवा में जाएगी। तो अब आप दोबारा से यहाँ पे वायु दिखाओगे कि भाई वायु में आ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका म्यू ठीक है। अब जब यहाँ दिखाओगे तो यहाँ फिर से तुम्हें अविलंब खींचना पड़ेगा। लाइन निकालो। मान लीजिए इस कोण को आई कह रहे हैं और इस कोण को आप आर कह रहे हैं, तो ये एक लाइन और दूसरी ये लाइन दोनों समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं को एक क्लियर रेखा काटती है तो एक अंतर कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला कोण आर है तो ये वाला कोण भी यहाँ पर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। अब यहां से जो प्रकाश किरण होगी वो अविलंब से दूर हटेगी और वास्तव में इस तरह से दूर हटेगी, क्योंकि देखिए वो शुरुआत में भी हवा से चली थी और लास्ट में भी हवा में वायु में चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाली डायरेक्शन और जाने वाली जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, किरणें आपस में समांतर दिखेंगी। इसका मतलब इस किरण को जब आप निकालोगे तो ऐसे दिखाना इस वाले के ये समांतर हो जाएगा, यानी आप इस तरह से शो करना कि ये इसके समांतर हो जाएगा, ये बराबर दूरी पर रहे। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन। यानी आने वाली डायरेक्शन और निर्गत होकर के, ये निर्गत किरण कह सकते हो आप इसको, इस वाली को बोल सकते हो निर्गत किरण, इमर्जेंट रेज। इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है पार्श्विक विस्थापन। इस पे आप दिखा सकते हैं पार्श्विक विस्थापन। और वास्तव में हम इस पार्श्विक विस्थापन को निकालना चाहते हैं, यहाँ पर इस चीज को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने ये आई मान लिया, ये आर हो गया, ये भी आर हो गया और बाहर निकल के जा रहा है तो ये वाला एंगल भी आपका दोबारा से क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब एक काम करते हैं भाई, इसको निकालने के लिए, अब यहां से तो निकलेगा नहीं, एक काम करो यहां से परपेंडिकुलर डालो। तो अब चाहे इसको निकालो चाहे इसको निकालो, बात तो एक ही है, क्योंकि ये भी दोनों के बीच की क्या है? एक तरह से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये जो है ये है आपका, इसको कह लो चाहे इसको कह लो, ये पार्श्विक विस्थापन है। हम इसको निकालना चाहते हैं। अगर आप नाम देंगे तो ए, मान लो यहां नाम दे दिया बी, इस पॉइंट पे नाम दे दिया सी और इस पॉइंट पे नाम दे दिया डी। तो ये जो सी डी है आपका, इस फिगर के हिसाब से जो सी डी है ये है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन। देखिए इस टॉपिक में फिजिक्स तो है कम और ज्योमेट्री है ज्यादा। जो आप लोगों ने 10th क्लास में ज्योमेट्री पढ़ी है वो ज्यादा है। फिजिक्स तो सिंपल सा क्या, स्नेल लॉ लगाना है बस।
बाकी जो भी काम हो रहा है वो ज्योमेट्री से हो रहा है। तो हमें पार्श्व विस्थापन CD को निकालना है। अब CD को निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कैसे समझा जाए इसको। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको ये लाइन को ऐसे बढ़ाएं और इस लाइन को ऐसे सीधे बढ़ाएं तो पूरा एंगल अगर देखेंगे तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा I। पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ, इस पूरे एंगल की, तो पूरा एंगल I हो जाएगा। जबकि इसमें से ये R है तो ये जो बचे हुए एंगल को निकालोगे तो ये हो जाएगा I माइनस R। बात समझ रहे हैं कि नहीं भाई? ये बचा हुआ जो एंगल होगा ये हो जाएगा I माइनस R। इधर हमें चाहिए CD। चलिए मान लो ये जो कांच का बुक्का था उसकी थिकनेस है T। भाई वो तो हमारे पास गिवन होगी और नहीं गिवन होगी तो उसको तो हम मेजर कर लेंगे। हमारे पास होता है स्केल, स्केल से मेजर हो जाएगा। और मान लो स्केल से एक्यूरेट मेजर नहीं हो रहा है तो वर्नियर कैलिपर से मेजर कर लेंगे। वर्नियर कैलिपर डेसिमल में भी उसको मेजर करके दिखा देगा। सही है ना? तो कुल मिलाकर के T हमारे पास गिवन है। गुटके की जो थिकनेस है वो हमारे पास गिवन है, यानी AB ये T के बराबर हो जाएगा। अब हमारा टारगेट है इस CD को निकालने का। तो एक काम करते हैं, पहले लेते हैं ट्राइंगल ACD में, त्रिभुज ABC में। और ABC में देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि आपने उस पर लंब डाला था, परपेंडिकुलर डाला था। तो जब आप इसको परपेंडिकुलर कहेंगे और ये कोण आपके पास है ही, तो ये साइड आ जाए और ये साइड आ जाए तो कोण के सामने परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूस कर्ण उसका। तो क्या ले लें भाई? लंब और कर्ण, तो साइन ले लेते हैं। तो आपने ले लिया साइन I माइनस R बराबर, तो साइन थीटा मान लो एक तरह से, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया आपका CD और कर्ण हो गया आपका AC। वैल्यू हमें CD की निकालनी है क्योंकि पार्श्विक विस्थापन हमारा क्या है? CD। इसका मतलब अगर CD की वैल्यू निकालोगे तो CD की वैल्यू हो जाएगी, CD बराबर हो जाएगा यहाँ से AC इंटू साइन I माइनस R। इक्वेशन मान लो फर्स्ट। अब अगर केवल AC की वैल्यू आ जाए, AC का मान अगर हम निकालें तो हमारा काम चल जाएगा। तो अब दूसरे ट्राइंगल को देखो ABC। नाउ त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में हमें AC को निकालने की कोशिश करनी है। इधर AB हमें गिवन है। अब इस कोण के लिए बात करोगे, R कोण के लिए, तो ये तो आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार और कर्ण यानी cos, तो इसमें आप ले लोगे cos R। तो cos R इक्वल हो जाएगा आधार यानी AB और बटे कर्ण हो जाएगा AC। और वास्तव में मैं यहाँ से AC की वैल्यू निकाल के समीकरण 1 में पुट करना चाहता हूँ। तो AC इधर आ जाएगा, cos R नीचे आ जाएगा। तो AC इक्वल हो जाएगा AB अपॉन cos R। AB की वैल्यू चाहो तो T लगा सकते हो क्योंकि AB की जो वैल्यू है वो T के बराबर है। तो और इक्वल टू में चाहे तो इसको लिख सकते हैं T अपॉन cos R। इक्वेशन सेकंड। AC की वैल्यू उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। अब 1 और 2 से CD की वैल्यू तो हमें निकालनी थी भाई, CD ही पार्श्विक विस्थापन है तो CD इक्वल टू AC की जगह पर लिख देंगे T अपॉन cos R। तो T अपॉन cos R और साइन I माइनस R, ये आपका निकल के आ गया। ये पार्श्विक विस्थापन का फॉर्मूला टाइप कर दिया। तो फिजिक्स कहां लगी इस पे? केवल काम किससे हुआ? ज्योमेट्री से। तो केवल ज्योमेट्री का काम है। इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा टॉपिक, हालांकि बोर्ड के हिसाब से कम पूछा जाता है लेकिन न्यूमेरिकल्स वगैरह में वैसे इसका यूज हो सकता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है क्रांतिक कोण और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में 100% क्रांतिक कोण से और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है उसके जो परावर्तन के अनुप्रयोग हैं, उसके जो एप्लीकेशंस है उससे भी आ सकते हैं। ठीक है ना? तो अब हम उस टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रांतिक कोण की। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है।
मान लीजिए जब आप प्रकाश को सघन माध्यम से और विरल माध्यम में भेजने की बात कर रहे हैं, तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है, ये आप जानते हैं। इसका मतलब आपने दो माध्यम ले लिए, ऐसे करके आपने दिखाया, नीचे वाला सघन माध्यम है, ऊपर वाला विरल माध्यम है, ये विरल है और नीचे वाला जो है वो सघन है। अब आप प्रकाश किरण को सघन से भेज रहे हो विरल की तरफ, यानी प्रकाश किरण नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये डॉट डॉट वाली लाइन ये है, अगर उसका अपवर्तन नहीं होता तो वो इस पाथ पे चली जाती है। ऐसा कभी भी माइंड में मत बनाओ इमेज कि हमेशा किरण ऊपर से नीचे ही आएगी, वो तो फिगर तुम्हें कैसा भी दिया जा सकता है, सही है ना। आप ऐसी चीज को ऊपर से नीचे भेज के समझना चाहे तो उससे समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी इमेज मत बनाओ। क्वेश्चन तो कैसे भी दिया जा सकता है भाई, फिगर को तो वो चारों तरफ से 360 डिग्री के एंगल पे कैसे भी घुमा करके दे सकता है आपको, सही है ना। तो आप तो सभी चीजों के लिए तैयार रहे। अब बात करते हैं कैसा सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ प्रकाश की किरण जा रही है अविलंब। अब देखो यहाँ के लिए तो इस कोण को आप एक तरह से आई आपतन कोण कहोगे, तो इस केस में तो क्या है भाई, यहाँ ये वाली लाइन अविलंब का काम करेगी, लेकिन जब दूसरे मीडियम में चली जाएगी तो ये वाली लाइन अविलंब का काम करेगी, और इस केस में अविलंब से दूर हट जाती है किरण, तो किरण चली गई आपकी ऐसे कर, और आर होगा ये वाला कोण, पूरा जो बड़ा कोण होता है यहाँ। तो साफ दिख रहा है तुम्हें कि आई का मान यहाँ छोटा है और आर का मान यहाँ पे बड़ा है। इसका मतलब आप एक ये छोटी सी चीज समझ गए हो कि जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल की तरफ जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। दूसरा आप एक चीज जानते हो स्नेल के नियम में, भाई स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है। और साइन आई इक्वल टू साइन आर कांस्टेंट है, तो आप ये भी कह सकते हैं साइन आई इज प्रोपोर्शनल साइन आर। भाई उधर चला गया वो, अब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाता है ना। लेकिन साइन में क्या होता है कि जैसे जैसे कोण बढ़ता है वैल्यू भी उसी के हिसाब से बढ़ती है। इसका मतलब तो साइन आई कह लो चाहे आई कह लो, बात एक ही है। इसका मतलब आप लिख सकते हो आई इज प्रोपोर्शनल आर। तो स्नेल के लॉ से जो रिजल्ट हम निकाल के लाए वो रिजल्ट क्या है कि अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान भी बढ़ेगा, ये रिजल्ट आएगा। अगर आप आई को बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा और आई को घटाओगे तो आर घटेगा। तो पहला तो रिजल्ट ये निकाला। दूसरा केस आप क्या लेके चल रहे हो, केस आप लेके चल रहे हो कि किरण जा रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ। अब एक बात बताओ, इसी केस में अगर मैं ये कहूं कि आई का मान थोड़ा सा और बढ़ा दें, आई अभी तो तुम यहां तक ले रही हो, अब की बात किरण यहां से जा रही है तो आई बढ़ा दिया आपने भाई, तो आर और क्या हो जाएगा, आर और भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब अभी ऐसे न जाकर के प्रकाश किरण मान लो ऐसे जाएगी तो आर का मान अब कितना बढ़ गया, आप समझ रहे हो कि नहीं। मैं कह रहा हूं और बढ़ा दूं थोड़ा सा तो और बढ़ जाएगा। इसका मतलब एक स्थिति डेफिनेटली ऐसी आ जाएगी कि इस आई के मान के लिए आर का मान 90 अंश हो जाएगा। भाई ऐसे चली जाएगी एक सीधी, तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, यानी एक ऐसा आपतन कोण आ जाएगा, आपतन कोण ये जो आई है आपका, जिसको आप आईसी कह सकते हो, ऐसे आ जाएगा कि अब प्रकाश किरण जो वो इधर चली जाएगी, यानी उसके लिए आर की वैल्यू हो गई आपकी 90 डिग्री। क्योंकि जैसे जैसे आई बढ़ा रहे हो आर बढ़ता जा रहा है और आर का मान बड़ा है, इसका मतलब आर पहले 90 होना है, आई नहीं 90 होगा तब तक, आई छोटा रहेगा लेकिन आर पहले 90 डिग्री हो जाएगा। इसी आपतन कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण, यानी ये जो आपतन कोण है यही क्रांतिक कोण है। अगर आप इसकी सिंपल परिभाषा देना चाहते हैं तो सिंपल सी परिभाषा ये हो गई कि सघन माध्यम में, क्योंकि ये सघन माध्यम में है, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो उसको कहते हैं क्रांतिक कोण। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। अब बात आती है भाई इसकी वैल्यू भी निकालो। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो तुम्हें लगाना पड़ेगा स्नेल लॉ। अब थोड़ी सी उसके लिए पहले अपवर्तनांकों की बात कर ले। मान लो विरल माध्यम को तुमने माना हवा और सघन माध्यम को माना आपने कांच, हालांकि और भी कुछ मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विरल माध्यम के लिए आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा म्यू ए और इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा म्यू जी। यानी इस केस में आप यहां की बात कर रहे हैं तो ये है म्यू ए और यहां की बात कर रहे हैं तो ये है म्यू जी। अब मैं तुमसे कहूं कि भाई क्रांतिक कोण का मान निकालने के लिए क्या लगाना है, हमें स्नेल लॉ लगाना है। तो स्नेल लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई सी
क्योंकि क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है तो उसको हम आईसी से डिनोट कर रहे हैं। कुछ बुकें ऐसी हैं जिसमें सी से डिनोट किया गया है, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, डिनोट करने का तरीका अलग अलग हो जाता है, सही है ना। आईसी कह दो या खाली सी कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन आईसी अपॉन साइन आर, लेकिन आर की वैल्यू तो कितनी हो गई है 90, इसका मतलब अपॉन में साइन 90 इक्वल टू स्नेल लॉ लगाने का जो मैंने तरीका बताया उसको कभी मत भूलो। किरण जिस माध्यम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और जिससे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, ये ध्यान रखना है बस। इसका मतलब किसमें जा रही है, एयर में, तो म्यू ए अपॉन म्यू जी। साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो साइन आईसी इज इक्वल टू म्यू ए अपॉन म्यू जी। अगर आप इसको लिखोगे तो ये तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये जी म्यू ए, लेकिन प्रॉब्लम आ गई क्योंकि जी ए म्यू ए की वैल्यू कभी नहीं दी जाती है, ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं। कभी भी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया जाता ग्लास के रेस्पेक्ट में, जबकि किसी भी डेंसर माध्यम का अपवर्तनांक दिया जाता है विरल माध्यम के सापेक्ष, यानी हवा के सापेक्ष। इसका मतलब वैल्यू हमारे पास होगी ए म्यू जी की, और उसे बदलना हमें आता है। ये जो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मैंने पढ़ाया था उसमें क्या था, यही तो था, चेंज करना, और उसे क्या कर देते हैं 1 अपॉन। इसका मतलब अब भाई इसकी वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसको क्या लिख देंगे 1 अपॉन ए म्यू जी, और ए म्यू जी की वैल्यू आपके पास होगी। यहाँ ए म्यू जी क्या है, ये एक तरह से इस डेंसर माध्यम का अपवर्तनांक है, वो भी किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। और वास्तव में जितने भी अपवर्तनांक होते हैं वो हवा के सापेक्ष ही होते हैं। तो कुल मिलाकर के फॉर्मूला आ गया हमारा साइन आईसी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू जी, या आप खाली म्यू कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल म्यू कह सकते हो। लेकिन वो म्यू क्या है, वो म्यू यहां पर इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, लेकिन उसमें केस में ध्यान रखना है कि ऊपर वाला एयर ही होनी चाहिए, ऊपर वाले केस में कोई दूसरा माध्यम नहीं होना चाहिए। और अगर कोई दूसरा माध्यम है तो फिर ये लिखना तरीका सही होता है ए और जी लगा करके, या फिर और कोई मीडियम है तो उसे लगा करके। तो साइन आईसी का फॉर्मूला समझ में आ गया, साइन आईसी इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू जी, या फिर ए म्यू जी इक्वल टू 1 अपॉन साइन आईसी, और 1 अपॉन साइन आईसी क्या हो जाता है कोसेक आईसी। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से ए म्यू जी लिखोगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन साइन आईसी, और ये हो जाता है कोसेक आईसी। इस तरह से भी कभी कभी आ सकता है, मान लो मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाए और उसमें 1 अपॉन साइन आईसी की वैल्यू दे नहीं रखी है ये, बल्कि कोसेक आईसी में दे रखा है, तो आप उसको बदलना समझ जाओगे ना। तो इस तरह से इसको कहते हैं बेटा क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण का ये फॉर्मूला निकल के आ गया। जब भी कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें वो क्रांतिक कोण की बात करे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज स्नेल लॉ यूज करोगे तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब थोड़ा सा आगे, अब बात करते हैं हम टी आई आर। टी आई आर का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। अब थोड़ा सा यहां से समझिए अब इस चीज को। मान लीजिए ये कोण हमने लिया क्रांतिक कोण, अब मैं तुमसे ये कहूं कि भाई इस आपतन कोण को इस क्रांतिक कोण से और थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि क्रांतिक कोण के लिए तो अपवर्तन कोण हो गया 90 अंश, अब इस आपतन कोण को और बढ़ाऊंगा तो अपवर्तन कोण और बढ़ेगा, यानी वो 90 से बड़ा हो जाएगा। 90 से बड़ा होने का मतलब है कि उनको प्रकाश किरण ऐसे में जाकर के ढला जाएगी। तो वास्तव में ये सिचुएशन बन गई अब की बार कि अब आपने जो कोण लिया यहां पर, ये जो कोण लिया है आई, वो ग्रेटर देन है किससे, आईसी से, वो क्रांतिक कोण से बड़ा है। और जब ये आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा तो अपवर्तन कोण आपका 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहां तक 90 डिग्री आ गया था। और 90 डिग्री से बड़ा होने का मतलब है अब प्रकाश किरण तो दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी, बल्कि वो तो 90 डिग्री से बड़ा होने का मतलब वो तो इधर ही लौट करके आ जाएगी। तो क्या हुआ, ये तो अपवर्तन हुआ ही नहीं भाई, ये तो प्रकाश किरण जिस माध्यम से जा रही थी उसी में लौट के आ गई, और इसको तो परावर्तन कहते हैं। लेकिन इस परावर्तन को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों? क्योंकि यहां कोई सरफेस ऐसी नहीं ली थी हमने, सरफेस पर पॉलिश नहीं की थी कि उस
प्रकाश किरण को परावर्तित करा दिया जाए, बल्कि कंडीशन ऐसी बन गई है कि प्रकाश किरण अपने आप लौट करके आ रही है। और वास्तव में इस केस में लगभग 100% एनर्जी लौट करके आ जाती है। और सिंपल परावर्तन जब होते हैं ना तो उसमें 100% एनर्जी कभी भी लौट करके नहीं आती है, और यहाँ 100% एनर्जी लगभग लौट करके आ जाती है। इसीलिए इसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और आंतरिक परावर्तन मतलब अपने आप सिचुएशन ऐसी बन गई है कि वहां परावर्तन हो रहा है, वहां कोई बाहर से ऐसी सरफेस तैयार नहीं की गई है जिससे परावर्तन हो रहा हो। तो इस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो शर्त हो गई, जो कंडीशन हो गई, वो दो कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन, प्रकाश किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप विरल से सघन की तरफ भेजते तो अविलंब की ओर झुक जाती हो, वहां तो आर का मान छोटा हो जाता, तब ये सिचुएशन बनी नहीं पाती। तो पहली कंडीशन, किरण जो है हमेशा कैसी होनी चाहिए, सघन से विरल की तरफ, पहला पॉइंट ये होना चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन इंपॉर्टेंट, कि जो आपतन कोण है आपका आई, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, क्रांतिक कोण से। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ये दो कंडीशन हो गई, ये दो शर्त हो गई कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब ये दो शर्त फॉलो होंगी, प्रकाश किरण सघन से विरल की तरफ जाएगी और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा। तो ये तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात हुई। दूसरी बात, इसमें एनर्जी 100% एनर्जी बैक हो जाती है, वापस लौट करके आ जाती है। तीसरी बात, इसमें कभी कभी फिगर पे क्वेश्चन बना देता है। देखिए, भले इसका नाम परावर्तन है, तो यहां परावर्तन के नियमों का भी पालन होता है। इसका मतलब अगर आप इस कोण को आई कह रहे हो तो अविलंब के साथ परावर्तित किरण का ये वाला कोण भी यहां आई ही होगा। अगर ये किरण सीधी चली जाती है ऐसे करके, तो आप इसको ऐसे दिखाइए। कभी कभी कई बार कंपटीशन में यहां एक पॉइंट पूछा गया कि विचलन कोण कितना होगा। विचलन कोण किसको कहते हैं भाई? विचलन कोण का मतलब होता है आप किस दिशा में जा रहे थे और आप पहुंच कहां गए, तो आप अपनी प्रारंभिक दिशा से कितने कोण से विचलित हो गए। इसका मतलब ये आप ऐसे जा रहे थे और ऐसे पहुंच गए, तो ये वाला जो कोण है, इतने कोण से मुड़ गए आप, इट इज कॉल्ड डेल्टा, और इसको बोलते हैं विचलन कोण। तो हम इस विचलन कोण को जानना चाहते हैं यहाँ पे कितना होगा। तो देखिए, पूरा कोण कितना है भाई, यहां तक 180। देखिए पूरा कोण कितना है, 180। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि I प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 अंश, और रेडियन में लिखोगे तो पाई लिख सकते हो आप इसमें। और मान लो हम डेल्टा निकालना चाहते हैं, तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 2i, या फिर पाई माइनस 2i। तो डेल्टा की वैल्यू ये निकल के आ गई। इस केस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के केस में जो विचलन कोण का मान निकल के आ गया, वो निकल के आ गया आपका पाई माइनस 2i। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, विचलन कोण को भी निकाल सकते हो। क्लियर? अब कल हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो एप्लीकेशंस है।